अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आज का वीडियो हमारे मुंबई के बहुत दिग्गज नेता जो अपने आप को मानते हैं, जिनमें से एक को तो मैं खुद बहुत अच्छा नेता, बड़ा नेता मानता हूँ। समाजवादी के अबू आसिम आज़मी साहब, बहुत अच्छा मानता हूँ मैं उनको। कौम के हमदर्द हैं और बहुत जज्बाती होके असेंबली में आवाज़ भी उठाते हैं। वो मुसलमानों का दर्द भी है उनके पास। और दूसरी शख्सियत जो है वो एमआईएम के वारिस पठान साहब है, साबिक एमएलए, वकील हैं, अक्सर डिबेट में ज़्यादा देखे जाते हैं और उनकी खूब आवाज़ भी गूंजती है डिबेट के अंदर, खूब चिल्लाते भी हैं। वो मुखलिस होंगे, मुझे उनके इखलास पे शक नहीं है, क्योंकि मुझे हक नहीं बनता किसी के दिल के हाल को जानूं। कल उनका एक डिबेट मैंने देखा, नज़र से गुजरी, मुझे डिबेट नहीं था, माफ़ कीजिएगा। वो किसी चैनल को शायद इंटरव्यू दे रहे थे या क्या मामला था, जो बांद्रा का जो लड़के के साथ जो मामला हुआ लव जिहाद के नाम पे, उसके ऊपर कि हर किसी को नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए। फिर सामने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो। मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। अब जो है हमारी 186 मुंबा देवी, जहाँ के एमएलए हमारे अमीन पटेल साहब 3 बार बन चुके हैं, और अबू आसिम आज़मी साहब आपसे ख़ास करके, अभी वारिस पठान साहब जो है एमआईएम के, ये तो अभी अभी इनकी पार्टी यहाँ पे आई है। आप तो सालों से इस इलाके के अंदर रहे हैं, लोगों के काम किए हैं, लोगों से मेल मिलाप भी आपका रहा है। मेरा सवाल दोनों से है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर मेरा अबू आसिम आज़मी साहब के ऊपर है कि क्या वजह है कि आप लोगों ने 186 मुंबा देवी को लावारिस की तरह छोड़ दिया। अब आप लोगों की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी किसी किस्म की हलचल नज़र नहीं आती। माफ़ कीजिएगा, जो मेरा जुमला जो है ना, लावारिस की तरह छोड़ दिया, उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे इस इलाके के अंदर इतने इल्लीगल काम हो रहे हैं, 2-2 माले की बिल्डिंगें 7 माले की बन रही है, चैनल्स पे बिल्डिंग बन रही है, जो लीगल बिल्डिंग के नाम पे जो काम चालू करते हैं, जिसमें वो लोग पार्किंग खा जाते हैं, रिफ्यूजी फ्लोर बेच देते हैं। हमारी म्यूनसिपल स्कूलें बंद हो गई, हमारी गौराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल जो था वो बंद कर दिया गया, फिर उसको कोलैबोरेट कर दिया गया प्राइवेट फर्म के साथ में। अब सोचिए, जब प्राइवेट फर्म आएगा तो जाहिर सी बात है वो चार्ज करेगा, जो अपना पैसा लगाएगा वो तो पैसा लेगा ही लेगा। तो आपने इतने बड़े बड़े मुद्दों को नज़रअंदाज किस तरह किया, क्यों किया, क्या वजह है? क्या इसके अंदर आपकी कोई सियासी मजबूरी है कि आप इस इलाके में नहीं बोलेंगे और कांग्रेस अमीन पटेल वो उस इलाके में नहीं बोलेंगे? आप यहाँ पे मत बोलिए, गोंडी में ही आपकी मदद करेंगे, भिवंडी में अब आपकी ये मदद करेंगे। आप समझ रहे हैं? आप जो है हमेशा कौम की, उम्मत की सब बात करते हैं, आप दोनों से मैं मुखातिब हूँ, करते हैं। तो आपने मुंबा देवी को क्यों लावारिस की तरह छोड़ दिया? ऐसा नहीं लगता आम पब्लिक को कि ऐसा लग रहा है कि मुंबा देवी इस वक्त जो है ना, किसी भी लीडरशिप से खाली है, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुराद हो, समाजवादी, एमआईएम, जो अभी अभी आप पार्टी अभी अपने थैले में से बाहर ही निकली थी यहाँ पे मुंबा देवी के अंदर, अचानक खामोश हो गई, अचानक एकदम सब बंद हो गए, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं रह गई। हमारे मनसे के जो लोग थे, अच्छे लोग थे, जो उन लोगों की एक्टिविटी हमारे इलाके में कम हो गई। शिवसेना जिसकी एक्टिविटी थी, अब वो गठबंधन उनके साथ में है, तो उनकी एक्टिविटी इस इलाके में कम नज़र आ रही है। फिर भाजपा जो है, उन लोगों की एक्टिविटी ज़्यादा इस इलाके में नज़र नहीं आ रही। अब उनकी एक्टिविटी बढ़ गई अचानक भाजपा की। क्यों बढ़ गई? जाहिर सी बात, अब मुकाबला उनका सीधा सीधा अमीन पटेल से और इनके साथ में होगा। तो ऐसे में मैं मुसलमानों की खास करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लीडरशिप जो है ना, बहुत प्लानिंग के साथ में ख़त्म कर दी गई, बहुत प्लानिंग के साथ में मुल्की सतह पे ख़त्म कर दी गई
कोई इस वक्त ऐसा लीडर नहीं मौजूद नज़र आता है जो सही मानों में रहनुमाई करे। क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमारे सामने किसी नाइंसाफ़ी के अंदर, किसी जुल्म के अंदर हमारे सामने कोई हमारा अपना आ जाए, हमारा अपना आ जाए से मुराद आपका दोस्त आ जाए या आपको इलेक्शन में चंदा देने वाला आ जाए, तो हम उसकी मदद खामोश रह के करते हैं। भाई उसके जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो आप उसके शरीक हो गए, आप मजलूम का साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि आपको जिताने वाला मजलूम है। हम लोगों की गलती ये है, ख़ास करके हमारे मुस्लिम समाज के अंदर हमारी कीमत तय कर दी गई है। कोई बिरयानी पे बिक जाएगा, कोई एक नेता को तैयार कर दिए उसके ऊपर कोई बिक जाएगा, कोई किसी जमात खाने में 5-10 लाख रुपया पहुंचा देंगे ये लोग, वो उस पर बिक जाएगा। रमज़ान का महीना आ जाएगा तो इमाम साहब के पास में और कुछ लोगों के पास में जो ज़िम्मेदार हैं, मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके ज़िम्मे हैं, वो 100-50 पैकेट पहुँचा देंगे कि ये गरीबों को बांटने के लिए हमने भेजा है। अब वो खुश, क्या कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों के लिफाफे फिक्स हैं, रमज़ान के अंदर कपड़े के जोड़े फिक्स हैं। आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके इलाके को पूरी तरह से बांट दिया गया है? आप कमाटीपुरा में चले जाइए, कितने समाज हैं वहाँ पे, हर समाज आपको इस वक्त अपनी अपनी अलग राह पे दिखेगा। मुंबा देवी के दूसरे इलाके, मुस्लिम इलाके में आ जाइए, हर गली हर मोहल्ला अपने नए नेता के साथ में खड़ा रहेगा कि बस हम तो बस इसकी बात सुनने का। अरे तुम कौम की और इस मुल्क की, इस इलाके की तरक्की का कब सोचोगे? आपके इलाके से म्युनिसिपल स्कूलें बंद हो गई, प्राइवेट स्कूलों का हाल क्या है? कितने लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? डोनेशन मांगते हैं, फिर रिक्वेस्ट लेटर देते हैं, कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ती है आपको, साहब हमारा ये बच्चे का एडमिशन करा दो। आप यही मेहनत अपनी म्युनिसिपल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए क्यों नहीं बात करते? जो स्कूलें बंद हो गई उसको फिर से शुरू करने की बात क्यों नहीं करते? एक बहुत खूबसूरत अच्छा हॉस्पिटल था हमारे इलाके के अंदर, गौराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल। ख़ास करके जो कमाटीपुरा के हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि शकील भाई भी, आज हमारी जुम्मा के बाद एक आदमी से मुलाकात हुई, बोले शकील भाई मेरी पैदाइश उसी हॉस्पिटल की। मतलब यार अफसोस होता है आप लोग के ऊपर कि आपकी पैदाइश वहाँ पे हुई और आप वहाँ के बारे में बोलने को तैयार नहीं। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाएगा, भाई जाहिर सी बात है आप किसी के साथ में पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, कोई पैसा लगाएगा तो कमाएगा, फिर कोई एडमिट होगा, फिर हम पैसा फाइल लेके निकलेंगे कि यार पैसा इतना बिल हो गया है, हमको इतना पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा दे दो। फिर कोई आपके सामने ज़कात दिखाएगा, आप ज़कात लोगे, कोई आपको सदका देगा, कोई खैरात देगा। आपकी इज़्ज़त नफ्स क्या ख़त्म हो गई है एकदम से कि आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं? मैंने इससे पहले जो शाही इमाम साहब जो पंजाब के हैं, मैंने उनका वीडियो डाला, अपने नए नए इलाके में अपनी लीडरशिप तैयार करिए, एक मोहल्ला आइए, कॉरपोरेशन के एरिया के हिसाब से करिए, आप ज़ाती फ़ायदा छोड़ दीजिए। हम लोग ज़ाती फ़ायदे के पीछे मरे। यार मैंने 2 बार फ़ोन किया था साहब को और मेरा उन्होंने काम करके दिया। अरे ठीक है भाई, कोई मेहरबानी तो किए नहीं उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी है काम करने की, लेकिन अगर मेरा उन्होंने कोई काम कर दिया, ज़ाती काम, पर्सनल काम कर दिया, तो मैं उसका मतलब ये है कि मैं अपनी कौम से गद्दारी कर दूं, अपने इलाके के साथ धोखा कर दूं? अरे गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए, जालिम के साथ में मत खड़े रहिए। आप जालिम की मदद कर रहे हैं चुप रह के, कब बोलेंगे आप लोग? खैर माफ़ कीजिएगा, मुद्दा दूसरी तरफ चला गया। मैं दरख्वास्त करूँगा अबू आसिम आज़मी साहब, वारिस पठान साहब MIM के, क्योंकि असद साहब तक तो हमारी आवाज़ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी पता नहीं, फैयाज़ अहमद साहब तक तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी मीटिंग करने का मेरा इरादा है, और अल्लाह चाहेगा तो मैं 1-2 रोज़ में फैयाज़ अहमद साहब से ज़रूर मिल कर के इसके ऊपर बात करूँगा, अबू आसिम आज़मी साहब से भी मिल कर के बात करूँगा,
और कोशिश करूँगा कि उनको ये बात समझाऊँ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे तो ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा उनको समझाने की कि आप लोग सरेंडर क्यों हो रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे सामने। आपको इलेक्शन याद होगा अबू आसिम आज़मी साहब, 213 जो कमाटीपुरा का जो वार्ड है, वसीम सैयद जब वहाँ से खड़े हुए थे, उन्होंने 4,500 वोट लेके आया था, मेहनत पे लेके आया था ना। तो आपने इतना बड़ा ग्राउंड छोड़ दिया वापस से, किसी से मिलने ना वसीम सैयद आते हैं ना आपके कोई आदमी आता, तो दूसरी बार आपको वोट कौन देगा। ये असेंबली में चिल्लाना ये कोई हल नहीं है। आप स्पॉट पे आइए ना, मुद्दे पे जगह पे आइए, आपके तो घर के करीब में है, कुलाबा मुंबा देवी ज़्यादा दूर थोड़ी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिल करके बात होगी। अल्लाह हाफिज़।